डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हैं आप। आज हम लेसन नंबर 2 इतिहास में भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ दूसरा लेसन पढ़ेंगे। पहला लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। शेष जो भाग बचा है ना, महाजनपद काल के बाद में उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हटा दिया गया है, इसलिए उसको आगे को नहीं पढ़ना। जितना पीछे वाले आप पढ़े हैं वही आपके आएगा। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 और दूसरे लेसन का पहला भाग है मौर्य साम्राज्य, है ना। मौर्य सम्राट यानी भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों की बात करें तो यानी उस दौरान का शासन जो था वो बहुत सुदृढ़ था। शासन व्यवस्था जो थी सुदृढ़ शासन व्यवस्था थी। यानी विदेशी जो यहाँ आए हैं, विदेशी लोग, इन्होंने भी भारत की इस शासन व्यवस्था का लोहा माना है कि यहाँ की शासन व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चलती थी कि एक व्यक्ति सोने की, यानी मौर्य साम्राज्य की बात करें, स्वर्णिम पृष्ठ की बात करें तो एक व्यक्ति सोने की गठरी लेकर पूरे भारत का भ्रमण कर सकता था। उसे लुटेरे उच्चकों का कोई डर ही भय नहीं था। यहाँ साफ सफाई पर इतना ध्यान दिया जाता था। वलयकार कुएं तक बने हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो वलयकार कुएं बना दिए थे सफाई के लिए। पेलेंटी लगती थी। आज के टाइम में जो घर घर ये जो गाना बजाती हुई गाड़ी आती है, सिटियों में आती है, गांव में तो नहीं आएगी। सिटी में एक गाड़ी आती है गाना बाजी, स्वच्छता भारत अभियान, है ना, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन। ये बात आज से 322 ईसा पूर्व है ना। पहले हमारे जो महान शासक हुए हैं उन्होंने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया था। यहाँ की सड़कें बिल्कुल प्लेन हुआ करती थी, गड्ढे नहीं हुआ करते थे, क्यों गाड़ियां कम चलती थी उन पर। आज से यदि तुलना करें तो उस दौरान की शासन व्यवस्था जो थी वो सुव्यवस्थित और संचारित शासन व्यवस्था चलती थी। तो मौर्य साम्राज्य, पहला प्रश्न आता है कि मौर्य साम्राज्य का जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है। तो देखो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब बात करते हैं कि ये ईसा पूर्व क्या होता है। बड़े से नीचे की ओर कैसे जा रहा है ना, यानी ऊपर से नीचे की ओर। जैसे आपने पढ़ा ईस्वी और ईसा पूर्व, है ना, तो ईस्वी है वो तो ऊपर चढ़ती है और ईसा पूर्व है वो नीचे, है ना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इससे पहले वैदिक सभ्यता, ये सब जो सभ्यताएं हैं ये ईसा पूर्व में हुई। इसका मतलब ये हुआ, देखो एक मिड पॉइंट मान लिया इसको 0, क्या मान लिया 0। 0 से इधर ईसा पूर्व है और 0 से इधर ईसवी सन है, ठीक है। ये तो क्या है ईसवी सन और यह है ईसा पूर्व। कैसे है, इस 0 जो मिड वैल्यू है यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व तो समय है वो ईसा पूर्व है और जन्म के बाद है वो क्या है ईसवी सन है। ईसवी सन जैसे बात करें ईसवी सन की तो 1 2 3 4 5 और ऐसे चलते चलते कितनी हो गई 2020। ये इधर उल्टी चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ऐसे ही 300 185 से इधर चलें 322 350 380 ऐसे बढ़ती हुई 2400 तक आपने वो पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता। 11वीं क्लास में 1 लाख वर्ष 7 लाख पूर्व, मतलब ऐसे यहाँ से इसका गिरना स्टार्ट हुआ, ऐसे 1 लाख से, मतलब आज से 1 लाख वर्ष पूर्व ऐसा हुआ होगा। यानी मानव की उत्पत्ति के बाद में 2400 ईसा पूर्व वैदिक सभ्यता आई, सिंधु घाटी सभ्यता आई 1500 के आसपास, ये 2400 तक सिंधु घाटी सभ्यता आई, 2400 से 15 तक आपके ये आई। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य आया, मौर्य साम्राज्य ऐसे ऐसे ये ग्राफ ऐसे चलता है। और ईसवी सन का ग्राफ कैसे चलता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे 2020 तक। यानी ये तो 1 लाख वर्ष पूर्व है, 7 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे कितना भी मान सकते हैं पूर्व से। फिर इसका ग्राफ नीचे नीचे गिरता गिरता प्रारंभ हुआ था।
ठीक है, तो ये था ईस्वी सन का मामला। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना, है ना। सबसे पहले स्थापना की बात करें तो सन आपने पढ़ चुके हैं, किसमें हुई थी, 322 में, है ना। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास सुदृढ़ धरा पर अवतरित होता है। सुदृढ़ धरा का मतलब है एक विकसित शासन व्यवस्था यहां स्थापित होती है, ठीक है, विकसित स्वरूप यहां स्थापित होता है। विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत यहीं से होती है। विदेशी राज्यों के बात करें तो दूसरे देशों के जितने भी व्यापारिक लोग यहां आए उनसे व्यापारिक संबंध स्थापित करने की बात करें तो भी कौन से सन से स्टार्ट होती है, हमारे मौर्य साम्राज्य से। यानी विदेशों से हमारे जो संबंध हैं, लाइजन हैं, व्यापारिक संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं, ये समस्त प्रकार के जो संबंध हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंध, भारत की राजनीतिक एकीकरण एवं भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना भी इसी समय स्थापित होती है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत, देखो मौर्य साम्राज्य को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, है ना। यानी मौर्य साम्राज्य की हमें जानकारी किन किन स्रोतों में मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, है ना। यानी मौर्य साम्राज्य की सबसे ज्यादा जानकारी किसमें मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है, क्योंकि कौटिल्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी। ये जो इसकी सामाजिक स्थिति वहां की, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, इनके सप्तांग सिद्धांत क्या थे, राजा के कौन कौन से कार्य थे, इन सब का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। क्लियर, सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसका है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है। उसके बाद में विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये पुस्तकों के नाम आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। साहित्यिक स्रोतों में ये साहित्यिक स्रोत जो थे, उस साहित्यिक स्रोतों का जो दूसरा, एक तो धर्मेतर साहित्य, एक धार्मिक साहित्य, एक धर्मेतर साहित्य। तो धर्मेतर साहित्य में आप ये पुस्तकें पढ़ चुके हो, तो सबसे पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पुस्तकें, है ना, दोनों ही कई बार परीक्षा में पूछा जाती है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाखदत्त। इसके अलावा सोमदेव का कथा सरिता सागर, ये पुस्तक है इसकी, सोमदेव की, इसमें मौर्य साम्राज्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अलावा क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, दीपवंश और महावंश दोनों एक, ये टीकाएं मतलब पुस्तक हैं, है ना। दीपवंश और महावंश टीका यानी पुस्तक में इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र, भद्रबाहु की पुस्तक है कल्पसूत्र, और यूनानी विचारक है। इसके अलावा मतलब ये तो होगी पुस्तकें जो भारत के लोग हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है, इसमें उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति, उस समय की धार्मिक स्थिति, सभी प्रकार की स्थितियों का उस दौरान वर्णन हमें मिलता है। इसके बाद में स्ट्रेबो, यूनानी विचारक है, ये यूनान से यहाँ यात्रा पर यात्रा वृत्तांत के दौरान आया था स्ट्रोबो के बाद में प्लूटार्क, जस्टिन आदि यूनानी विचारकों से भी हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें जानकारी मिलती किसकी है, जो चीनी यात्री हैं, चीनी यात्री 3 नाम आते हैं, फाहियान, हेनसांग और इतिशिंग, है ना। चीनी यात्री यहाँ, यानी यहाँ भारत का जो साम्राज्य विस्तार था, या यूं कहें मौर्य साम्राज्य की जो स्थिति थी, इतनी सुदृढ़ और मजबूत थी कि विदेशी लोग भी यहाँ से शासन व्यवस्था सीखने के लिए, यहाँ का भ्रमण करने के लिए, यहाँ घूमने के लिए विदेशी लोग भी, विदेशी शासक भी यहाँ आते थे। विदेशी शासक यहाँ पर शासन व्यवस्था संचालित कैसे हो रही है ये देखने के लिए अपने दूतों को भेजते थे। तो फाहियान, हेनसांग और इतिशिंग ये थे चीनी यात्री, है ना। और ये स्ट्रेबो, प्लूटार्क और जस्टिन ये थे यूनानी यात्री। इनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो अभिलेख है ना, किसी जगह लिखे गए जो रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्डों से भी हमें इनके इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अभिलेख में सबसे पहला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। मौर्य साम्राज्य की जानकारी अभिलेखों के माध्यम से यदि मिलती है, लिखित साक्ष्यों के रूप में यदि मिलती है, तो वो मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। और अशोक, सम्राट अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए हैं, उन पर भी हमें वहां के उस समय के इतिहास की जानकारी उपलब्ध होती है। तो ये प्रश्न आता है कई बार कि
2 नंबर का प्रश्न आता है कि मौर्य साम्राज्य को जानने के या मौर्य साम्राज्य के इतिहास को समझने के लिए हमें किस किस में जानकारी मिलती है ना। 1 नंबर का प्रश्न आए तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूछते हैं और विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, ये दोनों पुस्तकों के नाम पूछते हैं, है ना। इसके अलावा यदि पूरा प्रश्न आए तो ये आपको पूरा याद करना होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित्र सागर और क्षेमेंद्र का कथा वृहत कथा मंजरी, दीपवंश और महावंश की टीका पुस्तकें हैं। भद्रबाहुत ने कल्पसूत्र लिखे और यूनानी विचारक स्ट्रेबो के बाद में प्लूटार्क और जस्टिन और चीनी यात्री फाइयान, हेनसाग और रीति सिंह जो यात्रा वृत्तांत है, उन यात्रा वृत्तांतों में उन्होंने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों में भी हमें भारत के इतिहास को समझने की, भारत के इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में जानकारी मिलती है। चीनी यात्री रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसमें भी हमें जानकारी मिलती है और अशोक के अभिलेखों में भी हमें भारतीय इतिहास को जानने के या यूं कहें मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के स्रोत मिलते हैं। अब है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी इसकी स्थापना करने वाला सबसे पहला जो शासक था, है ना। पहला शासक ये याद रखो आप तो कि भारत इसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। यदि 1 नंबर का प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की, तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की? सन पहले ही लिख रखा है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। तो सबसे पहला शासक इसका कौन हुआ भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका? मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य में पढ़ो चंद्रगुप्त मौर्य। इसका शासन काल है वो है 322 से 298 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, ठीक है। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में किसकी स्थापना हुई भाई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और किसने की? किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की, ठीक है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, विद्वानों ने अलग अलग उन पे विद्वानों के मत हैं। कुछ कहते हैं ये जो था वृषल था। वृषल का मतलब होता है निम्न जाति का। कोई कहते हैं ये उच्च जाति का था, कोई कहते हैं ये क्षत्रिय था, है ना। तो जो कौटिल्य है ना, विष्णुगुप्त, वो जो इससे पहले जो वंश चलता था घनानंद द्वारा, किसके द्वारा? घनानंद, नंद वंश का से उसे अपमानित कर दिया गया था। नंद जो घनानंद था ना, उनके द्वारा कौटिल्य को, या इसको विष्णुगुप्त कह सकते हो, इनको अपमानित करके वहां से भेजा, बाहर निकाल दिया, देश निकाल दे दिया था। और एक विद्वान का अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है ना। यदि विद्वान का अपमान कर दिया, इसका मतलब है वहां की शासन व्यवस्था अब चल नहीं पाएगी। शासन व्यवस्था चलाने के लिए विद्वानों का संरक्षण जरूरी है। यदि विद्वानों का संरक्षण नहीं किया तो उस व्यवस्था का समाप्त होना ही जय है। ये जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये चंद्रगुप्त मौर्य पहले पशुचारण का काम करता था। किसका काम करता था? पशुचारण, यानी पशु चराता था, गाय भैंस चराता था। और गाय भैंस चराता था तो उस दौरान ये क्या करता? नेतृत्व क्षमता रखता था उस दौरान। यानी गाय भैंस केवल अकेला तो चराता नहीं था, बहुत सारे लोग गाय और भैंसों को चराते थे। तो गाय और भैंसों को जब बहुत सारे लोग चराते थे उस दौरान ये चंद्रगुप्त मौर्य नेतृत्व क्षमता, यानी सबसे ऊंचा, यानी ये खेल खेलते थे राजा और प्रजा का, है ना। तो ये सबसे ऊंचा एक टीला बनाता था और टीले पर बैठ जाता, राजा की तरह आदेश देता। यानी सब लोग मिलकर क्या बनाते? एक ऊंचा टीला बनाते। टीले पर किसको बैठाते भाई? चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी चंद्रगुप्त को बैठाते थे वहां पर। और इनकी गाय भैंस लाने का काम प्रजा के द्वारा, कौन कौन से कर लगाने हैं, कैसा शासन होना चाहिए, ये चीजें ये कहां बैठकर करता था भाई? जब ये बाल्य अवस्था में, जब छोटा था आपकी तरह पढ़ने वाला, पढ़ने से थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये गाय भैंस चराता था। उस दौरान एक टीले का निर्माण कर लिया था और वहां पर अपने आप को ये मानो राजा मान लिया था। और वहां जितने भी काम करने वो जो आते थे ना, गाय भैंस से चराने वाले, उन सब पर ये शासन करता था, आदेश देता था। ऐसे खेल को खेलते हुए इन्होंने सबसे पहले देखा, इस कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने इसको देखा, ब्राह्मण ने, इस पंडित ने देखा इसको। तो पंडित की ये बात घर कर गई कि यदि नंद वंश को समाप्त करना है, जिन्होंने मेरा अपमान किया है, यदि इस वंश को समाप्त करना है तो ये काम कौन कर सकता है? ये काम ये बालक कर सकता है, ये कौटिल्य, ये चंद्रगुप्त कर सकता है। इसलिए चंद्रगुप्त को पर ध्यान रखा और उसको बुलाया। बोले आपको राजा, तो वो तो तैयार था, क्योंकि उसके मन में
भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी शासन प्रबंध करने की। किसी को भी आपको यदि आप पढ़ रहे हो और उसी टाइम कहते नहीं आपको तो देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो किताबन नाक परो और सीधा संसद भवन की ओर मुंह कर लोगे आप, और होता है ना ऐसा। तो उसको भी ये कहा गया कि आपको भारत का सम्राट बनाएंगे, आप तो मेरे नियंत्रण में चलो, मेरे साथ चलो। तो इन्होंने क्या किया, साथ चलने के लिए राजी हो गया और राजी होकर उसके साथ चल पड़े। और उन्होंने जो कमियां उनमें देखी घनानंद में, तो नंद वंश का अंतिम जो शासक था युद्ध लड़ा इन्होंने और उसका नाम था घनानंद, है ना। तो घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यहां से 1 नंबर का प्रश्न आता है एग्जाम में कि नंद वंश की मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में घनानंद नामक शासक, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, घनानंद नामक शासक को मारकर नंद वंश की स्थापना की। तो नंद वंश की स्थापना चंद्रगुप्त जो है मौर्य को चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीन अभिलेख हमें मिलता है। रुद्रदामन का जो अभिलेख है ना, जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन का अभिलेख है, इसमें चंद्रगुप्त का नाम हमें सबसे पहले मिलता है। साक्ष्य के रूप में जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैल गया। उस दौरान जो ये आपके थे क्या बोलते हैं, अंग है, मगध है, काशी है, कौशल है, वत्स है, चेदी है, अस्मक है, कंबोज है, गांधार है ना। ये आप पहले लेसन में था ये मैटर, लेकिन वहाँ से आपको महाजनपदों की बात करें हम ना, तो महाजनपद काल की बात करें उस दौरान महाजनपद काल, तो महाजनपद काल आपके हटा दिया गया सिलेबस में, लेकिन फिर भी उस दौरान जो शासन का जो स्वरूप था वो 16 महाजनपदों में था, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने कौन से साम्राज्य की स्थापना की, मगध साम्राज्य की। इसके अलावा मगध है ना, अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, अस्मक, अवंती, कंबोज, गांधार, ये जो थे उस दौरान क्या थे, 16 महाजनपद थे। और एक महाजनपद की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी, यानी वहां का राजा बन गया था। और राजा बनने के बाद उसने पूरे के पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नींव डाली, भारत में फैला। चंद्रगुप्त के विषय में आपने यूनानी विचारक प्लूटार्क पढ़ा है ना, यानी इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उसमें प्लूटार्क का नाम आया है, यूनानी विचारक। प्लूटार्क ने क्या कहा, देखो प्लूटार्क कहता है चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर, बहुत बड़ी सेना इन्होंने कर ली थी, और संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। मगध से इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की और यात्रा स्टार्ट करके पूरे के पूरे भारत पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और विदेशों से भी लोग इनका लोहा मानने लगे, इनकी शासन व्यवस्था को जानने पहचानने लगे। क्लियर। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी भारत को सिकंदर के अधिकार, जो सबसे शक्तिशाली राजा था उस दौरान का, सिकंदर महान, जिसका नाम विदेशों में लिया जाता है, तो वहां का जो राजा था उससे भी अपना क्षेत्र इन्होंने वापिस से छुड़वा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां के शासक को भी इन्होंने अपना शासन व्यवस्था है वो संचालित करवाने, और उन्होंने नंद वंश से भारत का उन्मूलन किलाया। सेल्यूकस को, जो विदेशी था ये, सेल्यूकस को इन्होंने पराजित किया। सेल्यूकस को इन्होंने पराजित किया, कर संधि के लिए विवश किया, और जिसकी मुख्य शर्तें ये थी, क्या, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ था। पहली बात ये थी, जो सेल्यूकस था उसकी लड़की का नाम था हेलेना, है ना। हेलेना का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य से, यानी पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह विधिवत रूप से, प्रश्न आता है कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा था। तो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा था भाई, किसकी शादी हुई किसके साथ, सेल्यूकस जो था उसकी लेट लड़की के नाम था हेलेना, हेलेना की शादी हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सिंधी के लिए से वर्तमान में ये विवश करके जिस साम्राज्य की स्थापना, उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में ईरान तक फैल गई, दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिमी सौराष्ट्र वर्तमान महाराष्ट्र तक फैल गई। 305 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुई और दोनों में संधि हुई। और इस संधि की शर्तें क्या क्या थी। नंबर 1, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किसके साथ किया, चंद्रगुप्त के साथ किया, पहली शर्त।
शर्त दूसरी, दहेज, बेटी का ब्याह करेगा तो दहेज देना पड़ेगा ना, तो दहेज के रूप में बहुत सारे क्षेत्र दिए, है ना। कौन कौन से क्षेत्र दिए देखो, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीमिस्डाई के क्षेत्र चंद्रगुप्त को प्रदान किए। चंद्रगुप्त ने अपने ससुर को 500 हाथी, वहां नहीं थे, है ना, तो 500 हाथी भेंट किए कि युद्ध में जब भी आपको कहीं सामान लाने ले जाने की जरूरत पड़े, युद्ध की जरूरत पड़े, तो आप ये 500 हाथी लेकर अपने साम्राज्य का विस्तार वहां करो। दोबारा यहां मत आना अपने बेटी के साम्राज्य में शासन करने के लिए, नहीं तो दूसरी बेटी का शादी यहां और करनी पड़ेगी। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मैग्नसथीज को यहां छोड़ा था, और जिसने पुस्तक लिखी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैग्नसथीज की पुस्तक इंडिका में भी मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है, और इसी पुस्तक में आपको यह मिलता है अंतर्राष्ट्रीय विवाह, जो हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी, इसका भी वर्णन इसी पुस्तक में मिलता है। इंडिका भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा तमिल ग्रंथों में अहेय, नामूर और मुन्ना गुरु अशोक के अभिलेखों में इनकी जानकारी मिलती है। यह था चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप, है ना। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कैसा शासक था, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, किस प्रकार का वो शासक था। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य कुशल योद्धा और सेना नायक था। सब जितने भी शासक हैं जिनकी भी बात लिखें तो ये चीज तो सब में लिखना है, क्योंकि बिना कुशल योद्धा और सेना नायक के युद्ध नहीं जीत सकता। तो पहली बात तो सब के सब जितने भी इतिहास में कोई भी प्रश्न आए, किसका, महाराणा प्रताप का आए, महाराणा सांगा का आए, चंद्रगुप्त मौर्य का आए, अशोक का आए, किसका भी नाम आए, बिंदुसार का, जिसका भी नाम है उसका नाम कुशल योद्धा और सेना नायक था। पहली बात सबकी सेम ही है, कोई अंतर नहीं है सब में, है ना। और वह महान विजेता ही नहीं वर्ण योग्य शासक भी था। उसने अपने मुख्यमंत्री कौटिल्य की सहायता से, विष्णुगुप्त की सहायता से इन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी, सहयोग किया था, और बाद में इसको इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था कौटिल्य को। मुख्यमंत्री कौटिल्य की सहायता से ऐसे शासन व्यवस्था का निर्माण किया जो उस समय के अनुकूल थी। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये लास्ट टाइम में उन्होंने क्या किया, तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रभाऊ से जैन धर्म की दीक्षा लेकर सवर्ण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर करीब 298 ईस्वी पूर्व में उपहास के दौरान अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जैन जो मुनि होते हैं ना, जैन मुनि, ये अपना जीवन काल है या अपनी जो ई लीला है वो किस प्रकार समाप्त करते हैं, अपना जीवन काल या अपनी ई लीला समाप्त करने का इनका सीधा सा तरीका होता है, ये घर बार सब छोड़ देते हैं और छोड़कर किसी पहाड़ों में चला जाते हैं, और पहाड़ों में उपवास के दौरान यानी व्रत वगैरह कर लेते हैं, भूख रहते हुए अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। ये था आपका कौन सा शासक भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना का। अब हम दूसरा इसका पढ़ेंगे, इसका बेटा बाद में जब शासक बना बिंदुसार, है ना। इसका शासक बेटा कौन बना, बिंदुसार, जिसका वर्णन हम कल करें। ओके।